कैश एंड बैंक सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ठीक है। इससे हमने कैश कल पढ़ लिए थे, बैंक के रह गए। बैंक को हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करते हैं और आज हमारे टोटल एसेट्स हो जाएंगे। करंट एसेट्स हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ ली हैं, नॉन करंट चैप्टर नंबर 8 में पढ़ ली थी। एसेट्स हमारी साइड क्लियर हो जाएगी। कल से हम लाइबिलिटीज पे आ जाएंगे, लाइबिलिटीज़ में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। अच्छा, कैश एंड बैंक 5.1 में बात करता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर बैंक का मतलब क्या है, वो अमाउंट्स जो बैंक में पड़ी हुई हैं, और कैश का मतलब क्या है, जो कैश इन हैंड है किसी भी शक्ल में है, बेशक वो कॉइन्स हैं, नोट्स हैं, बॉन्ड्स हैं या कोई और किसी तरह की करेंसी है। ठीक होगा, चलें आगे। अच्छा, कैश एंड बैंक जो है कहते हैं दोनों रिस्की हैं, लेकिन जो कैश इन हैंड है वो ज़्यादा रिस्की है एज अगेंस्ट कैश इन बैंक। कैश में एम्बेजलमेंट्स की, मिस अप्रोप्रिएशन की इसमें हैंकी बैंकी करने के रिस्क ज़्यादा होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी एसेट्स, ठीक है। समझिए, अब चूंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है तो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट क्या करती है, कंट्रोल भी वैसे लेके आती है। हमने डिस्कस किया था ना, हमने बहुत से अपने स्टोर्स अपने सिटी के डिस्कस किए कि करोड़ों रुपयों का स्टॉक पड़ा हुआ, लेकिन ओनर स्टॉक के ऊपर नहीं बैठते, जाके कैश के ऊपर बैठते। कैश है 8-10 लाख रुपये, क्यों? क्योंकि वैल्यू स्टॉक की ज़्यादा, लेकिन रिस्क कैश में ज़्यादा, ठीक है। फोर्थ पैराग्राफ में कहता है, थर्ड में कि ठीक है इसमें रिस्क ज़्यादा है तो मैनेजमेंट कंट्रोल भी अच्छे लेके आइए, और इसको वेरीफाई करने का तरीका भी आसान है। इसको वेरीफाई करने के लिए इसको क्या कहता है, बैंक बैलेंस एंड कैश आर कैन इजीली बी चेक्ड एंड वेरीफाइड, ठीक है। बैंक के लिए कंफर्मेशन कह रहा है और कैश के लिए फिजिकल काउंट कह रहा है। इसी सेकंड लाइन के एंड पे मिल गया आप लोगों को, ठीक है। साथ साथ चल रहे हैं ना। फोर्थ पॉइंट पे हैं, कहते हैं बैंक और कैश दोनों में जो मैंने भी बात की थी कि इंटरनल कंट्रोल्स बड़े रिगरस किस्म के कंट्रोल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा था, मैनेजमेंट ने क्या किया, अच्छे कंट्रोल लेके आई और रिस्क को, ऑडिट रिस्क को इसमें कम कर दिए, ठीक है। तो एक पैराग्राफ ना रिपीट है, यहाँ पे रिपीट कर रहा है, पहले भी इसने किसी जगह किया होता है। वही कहता है द वर्क डन ऑन कैश बैलेंसेस विल बी डिटरमिन्ड लार्जली बाय मटीरियलिटी, लार्जली बाय, अगर आप नेक्स्ट पेज पे 5.4 पे हैं तो इसने में वही वर्ड लिखा हुआ है, विल बी लार्जली डिक्टेटेड बाय मटीरियल, ठीक है। तो रेपिटेटिव बातें कर रहे हैं हम। 5.2 पे आते हैं, बैंक बैलेंस की कंफर्मेशन, बैंक कंफर्मेशन। अच्छा, जब बैंक कंफर्मेशन की बात होगी तो यहाँ पे ना हम नॉर्मली चूँकि जनरली हम पॉजिटिव कंफर्मेशन भिजवाते हैं, नेगेटिव नहीं भिजवाते। क्यों नहीं भिजवाते? उसमें एक तो रिस्क यहाँ पे ज़्यादा होता है। नेगेटिव के लिए क्या था रिस्क, याद है आपको? फिर था लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैल्यू आइटम्स। ये लार्ज नंबर तो कितने बैंक होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4, लार्ज नंबर तो नहीं है। फॉलो करेंगे? ऐसे ही है ना। तो इसलिए फिर जो हमने क्या पढ़ा, नेगेटिव में चारों की चारों कंडीशन मीट होंगी तो हम नेगेटिव कंफर्मेशन भिजवाएंगे, पॉजिटिव भिजवाएंगे। तो यहाँ पे वो चारों मीट नहीं होती, ठीक है ना। देखिए डेटर्स तो आपके हो सकते हैं 200 या 2000, बैंक तो नहीं हो सकते। बैंक कितने हो गए? बढ़िया 8 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो लार्ज नंबर तो नहीं है। और स्मॉल वैल्यू आइटम भी नहीं होती अक्सर, ठीक है। तो आप कौन सी कंफर्मेशन भिजवा रहे हैं? पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव में देखें आपने नीचे लिखा मेथड 1 मेथड 2। ये मेथड 1 और मेथड 2 वही है जो आपने डेटर्स में पढ़ा था। मेथड 1 में क्या होता है, आप अमाउंट लिख के भिजवाते हैं कि बैंक से कहते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कंफर्म कर दे, अमाउंट लिख के भिजवाते हैं। अच्छा, वेयर एज जो सेकंड मेथड है, मेथड नंबर 2 है, उसमें हम ब्लैंक भिजवाते हैं, ठीक है। मेथड 1 का फ़ायदा क्या है कि रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? रिलायबिलिटी कम हो जाती है। और मेथड नंबर 2 में रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्स रेट कम हो जाता है। इसको आपने देखना कैसे लेके चलना, लेकिन जनरली हम यहाँ पे मेथड नंबर 2 भिजवा देते हैं। जनरली मेथड नंबर 2 भिजवा देते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ने दोनं लॉट आपके सामने लिखा हुआ, ठीक है। 5.2 का पहला पैराग्राफ में कहता है डायरेक्ट कंफर्मेशन भिजवानी है बैंक बैलेंस कंफर्म करने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट
कंफर्मेशन। कंफर्मेशन की डेफिनेशन में दो चीज़ें आती हैं, डायरेक्ट और रिटर्न, ठीक है। अच्छा, मेथड 1 मेथड 2 के बाद उसने एक लाइन लिखी है कि दोनों मेथड में कोई भी भिजवा सकते हैं जो आप करना चाहें, और ये मेथड वही है जो ट्रेड रिसीवेबल में पढ़ के आ रहे हैं, इसलिए हम भी इसको आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ना, ये फिर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। इसमें वो कहता है कि जैसे आप डेटर्स क्रेडिटर्स कंफर्मेशन भिजवा रहे थे तो आपको मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन की ज़रूरत, यहाँ तो उससे भी ज़्यादा। बैंक के ऊपर तो स्टेट बैंक की रेगुलेशन बड़ी स्ट्रिक्ट है, फिर इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी के एग्रीमेंट्स भी होते हैं, वो तो आपको बिल्कुल नहीं भिजवाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि नियाग्रा मिल्स और स्टार केमिकल ने आपस में बिजनेस शुरू किया तो कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट शायद एक्सप्लिसिट ना हो, इम्प्लिसिट हो। बैंक के साथ तो एक्सप्लिसिट आपका कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी का, समझ रहे हैं ना। तो उस एग्रीमेंट की ब्रीच नहीं करते वो, इसलिए वो कहते हैं हमें ऑथराइजेशन ला के दें। तो ये इसमें कहता है कि फर्स्ट लाइन में परमिशन मस्ट बी गिवन टू द बैंक बाय द क्लाइंट, अदरवाइज वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए। अच्छा, रिप्लाई, नेक्स्ट पैराग्राफ, रिप्लाई शुड बी सेंट बाय द बैंक डायरेक्ट टू द ऑडिटर। अच्छा, कल जो कंफर्मेशन हम पढ़ रहे थे उसमें देखा डायरेक्ट का वर्ड, डायरेक्ट टू द ऑडिटर, डायरेक्ट टू द ऑडिटर, क्योंकि अगर इंटरेक्ट कर दिया उसने क्लाइंट को भिजवा दिया। हम नियाग्रा ऑडिट करने गए हैं, नियाग्रा के 6 बैंक है, 6 को कंफर्मेशन भाई उन्होंने उठा के नियाग्रा को भिजवा दी, तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं यार कंफर्मेशन तो है नहीं है, हम फिर तो उसका फ़ायदा नहीं है। इसलिए बड़ा क्लियर बोल्ड करके लिखा डायरेक्ट टू द ऑडिटर एट द बिलो मेंशन एड्रेस, और एड्रेस दरमियान में करके बोल्ड करके लिखा होता। ठीक हो गया, चलें आगे जी। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका 159 पेज पे आ रहा है ना कि टिपिकल एरियाज कवर्ड बाय द कंफर्मेशन, कि आपने बैंक में क्या कंफर्मेशन लेनी है। देखें, जब आपने बैंक को कंफर्मेशन भिजवानी है तो अपने आप को नैरो नहीं कर लेना कि जी बस बैंक का बैलेंस पकड़ा कंफर्म करवाया ख़त्म, बस नहीं, ऐसे नहीं। अब बड़ी ब्रॉड किस्म की कंफर्मेशन है, ये जो इसमें 4-5-6 चीज़ों की लिस्ट दिखी है ना, ये लिस्ट इतनी वो नहीं है, लिस्ट इतनी एग्रेसिव लिस्ट नहीं है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मार्कर नहीं है यार। इतनी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ठीक है। हम इससे डिटेल ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, हम इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, जब तक मार्कर नहीं आते हम इसको एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंट्स में 2 तरह की चीज़ होती हैं, याद रखनी है, नया कॉन्सेप्ट में देने लगा। अकाउंट्स में एक को कहते हैं ऑन बैलेंस शीट, ऑन, एक कहते हैं ऑफ बैलेंस शीट, ऑन बैलेंस शीट और ऑफ बैलेंस शीट। ऑन बैलेंस शीट वो होती हैं जिसकी अकाउंटिंग एंट्री होती है, जिसकी फिगर बैलेंस शीट में आती है, और आती है तो बैलेंस शीट टैली होती है। जैसे डेटर्स की अमाउंट आती है ना, स्टॉक्स की आती है, पेबल्स की आती है, सारी क्या है ऑन बैलेंस शीट, इसकी अकाउंटिंग एंट्री होती है। समझ गए। कुछ चीज़ें होती हैं जो बैलेंस शीट में तो होती हैं लेकिन उसकी अकाउंटिंग एंट्री सिर्फ एक डिस्क्लोजर होता है, जैसे कंटिजेंसीज, उसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं है। जैसे कमिटमेंट, ठीक है, जैसे बैंक गारंटी, बैंक गारंटी, अब इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं है। देखें गौर से मेरी बात सुनें, हमने एक सुई गैस का मीटर लेना है, कनेक्शन लेना है। सुई गैस के पास हम जाते हुए कहते हैं ठीक है हमें 2 करोड़ रुपए का, हमें 2 करोड़ रुपए का वो दे दें, एडवांस रखवा दें हमारे पास। आप कहते हैं 2 करोड़ अगर इसको मैंने दे दिया तो मैं बिज़नेस कैसे करूँगा, मेरा बिज़नेस कैपिटल स्टक हो जाएगा। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं ठीक है मैं आपको 2 करोड़ रुपये नहीं देता, मैं आपको बैंक से गारंटी ले देता हूँ, बैंक से गारंटी ले देता हूँ, ठीक है। आप एमसीबी के पास जाते हैं कि जी मैंने स्विगी गैस से कनेक्शन लेना है, 2 करोड़ रुपए की मेरी गारंटी आप स्विगी गैस को दे दें। गारंटी एग्रीमेंट साइन होता है, बैंक आपकी गारंटी सुई नॉर्दर्न गैस को देता है कि इन केस अगर ये नियाग्रा मिल ने डिफ़ॉल्ट किया
तो मैं आपको पे ऑफ कर दूंगा। इसके बदले बैंक क्या करता है, आपकी कुछ प्रॉपर्टी प्लेज कर लेता है 2 करोड़ रुपये तक की, और आपसे 2 करोड़ रुपये पे गारंटी कमीशन लेता है, गारंटी कमीशन लेता है। ठीक है। अच्छा, बैंक भी 2 तरह की फैसिलिटीज दे रहा होता है। बैंक भी, इसको याद रखना, बड़ी इंटरकनेक्टेड चीज़ें पेपर में आई हैं, बच्चों को पता नहीं था इन वर्ड्स का। ऑफ बैलेंस शीट, ऑन बैलेंस शीट, पेपर में पूछ लिया, बच्चों को पता नहीं था। समझ लगी ऑन बैलेंस शीट, ऑफ बैलेंस शीट का? अच्छा, बैंक 2 तरह की फैसिलिटीज देता है आपको। एक को कहते हैं फंडेड फैसिलिटी, फंडेड। एक क्या है जी? फंडेड फैसिलिटी। और दूसरा क्या है? अनफंडेड फैसिलिटी। अनफंडेड, फंडेड में क्या होता है, फंड्स ट्रांसफर होते हैं। बैंक कहता है ये ले लोन, बैंक के अकाउंट से नियाग्रा मिल्स के अकाउंट में लोन आ रहा है, ये है फंड्स, फंडेड फैसिलिटी। ठीक है, लोन का आना जाना फंडेड फैसिलिटी है। ठीक है। लीज फंड देता है आपको, आपकी जगह किसी और को दे देता है, फंड्स आते हैं। ठीक है, समझ गए? कुछ होती हैं अनफंडेड। अनफंडेड क्या है? जैसे ये गारंटी है। गारंटी क्या है? एक लेटर है जो बैंक ने इशू कर दिया है आपके बिहाफ पे सुई नॉर्दर्न गैस को या वापडा को या फेस्को को, लेस्को, जिसको भी देना है। बैंक ने कोई अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं की, सिर्फ बैंक ने गारंटी ऑन कर ली कि हाँ ये नियाग्रा मिल्स से गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, इस फैसिलिटी को क्या बोलते हैं? अनफंडेड फैसिलिटी। याद रहेगा? बोलें यार। 2 तरह की फैसिलिटीज होगी, फंडेड और अनफंडेड, फंडेड और अनफंडेड। अच्छा, 2 तरह की आइटम्स होगी बैलेंस शीट में, ऑफ बैलेंस शीट और ऑन बैलेंस शीट। ऑफ बैलेंस शीट और ऑन बैलेंस शीट। ऑन बैलेंस शीट की अकाउंटिंग एंट्री आ रही होगी, ऑन बैलेंस शीट की अकाउंटिंग एंट्री आ रही होगी, और ऑफ बैलेंस शीट की कोई एंट्री नहीं होगी। जैसे बैंक ने गारंटी दी, इसकी क्या एंट्री है? बैंक ने 2 करोड़ रुपए की गारंटी दे दी सुई नॉर्दर्न गैस को। ये चीज़ें बुक में नहीं लिखी हुई, पेपर्स में आई हुई हैं, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। बुक में हमें कुछ भी नहीं मिलना, फजूल सा चैप्टर लिखा हुआ बुक में उन्होंने। ठीक है, क्या एंट्री होगी जी? इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं है, सिर्फ एक क्या आएगा, कंटिजेंसी कमिटमेंट, एक डिस्क्लोजर आएगा कि जी हाँ कंपनी ने, नियाग्रा मिल्स ने एक बैंक गारंटी ली हुई है एमसीबी से इन फेवर ऑफ सुई नॉर्दर्न गैस लिमिटेड, 2 करोड़ रुपए की गारंटी। कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं, जस्ट एक डिस्क्लोजर है। समझ गए? याद रहेगा? पक्की बात है? सोच लें। कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसके अलावा एक और अनफंडेड फैसिलिटी होती है, जैसे एलसी। एक तो एलजी हो गया ना, एलजी एक तो हमने डिस्कस किया, लेटर ऑफ गारंटी, लेटर ऑफ गारंटी। एक होती है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है कि जब 2 डिफरेंट पार्टीज में सेल परचेज करते हुए ट्रस्ट डेफिसिट होना, ट्रस्ट डेफिसिट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से चाइना से कुछ इंपोर्ट करना है, आप कहते हैं यार मैं इसको पैसे भिजवा दूँ, कल को गुड्स ना आए मुझ तक पहुँचे। ये चीनी कहता है कि मैं इनको गुड्स भिजवा दूँ, मुझ तक पैसे ना आए। दोनों तो ट्रस्ट डेफिसिट है ना। फिर वो दोनों अपने अपने बैंक्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, दोनों अपने अपने बैंक्स भी मेक श्योर करता है कि किसी का इंटरेस्ट हार्म ना हो। ठीक है। जैसे ही वो चाइनीज़ जो है कंपनी वो गुड्स रिलीज़ करती है, वो अपने बैंक को डॉक्यूमेंट दे देती है, उसका बैंक क्या करता है, हमारे बैंक से कांटेक्ट करता है, हमारा बैंक उसको पेमेंट कर देता है। ठीक हो गया? समझ गए? अब आपने चाइना से या जर्मनी से आपने 10 करोड़ रुपये का प्लांट मंगवाया, प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ का, तो 10 करोड़ की एलसी खुलेगी, ऐसी है ना? 10 करोड़ एलसी खुलेगी ना। एलसी इज काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट। आप आपने बैंक से कहा मेरी एलसी खोल दो, बैंक ने कहा ठीक है जी मुझे 50,000 रुपये दें, मैं आपकी एलसी खोल देता हूँ। आपने 50,000 रुपये उसको एडवांस डिपॉजिट दिया, उसने एलसी खोल। अब आपकी बैलेंस शीट में क्या आ रहा होगा? एडवांसिस एंड डिपॉजिट में 50,000 रुपया, जो कि बहुत इनसिग्निफिकेंट इमटेरियल सी अमाउंट है। ठीक है।
लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ गिविंग दिस 50,000 रुपया एंड बाय वर्च्यू ऑफ एंटरिंग इनटू LC एग्रीमेंट, यू आर अंडर द कमिट, वी हैव कमिटेड टू पे 10 करोड़ रुपया। कमिटमेंट होगी ना आपकी। क्यों कमिटमेंट हुई है? अब आपकी कमिटमेंट है कि मैं ये 10 करोड़ दूंगा, 10 करोड़ का आउटफ्लो होना है, लोगों को पता लगे कि ये कंपनी ने 10 करोड़ की कमिटमेंट की ऑब्लिगेशन है इसकी। ठीक है, ठीक है। अभी इसकी काउंटिंग एंट्री नहीं है क्योंकि गुड्स आई नहीं है, आएंगी तो पेमेंट जाएगी अभी गुड्स। लेकिन इस एग्रीमेंट में इंटर इनटू होने से एक 2 करोड़ की कमिटमेंट तो आ गई ना। तो हम यहाँ पे कंटिजेंसीज बैलेंस शीट में कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट का हेड बनाते हैं, जिसकी कोई काउंटिंग एंट्री नहीं होती। जस्ट क्या होते हैं? डिस्क्लोजर्स। पहला डिस्क्लोजर क्या होता है जी? हमारी गारंटी है इन फेवर ऑफ स्वीडन होते हैं 2 करोड़ रुपये की। दूसरे क्या जी? हमारी LC है 10 करोड़ रुपये की, हमने जर्मनी से प्लांट एंड मशीन इंपोर्ट करनी है, चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है। समझ गए? अभी बताएं मुझे इनसिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर है, सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर है। आपने 37 स्टैंडर्ड है कंटीजेंस, वो जो कमिटमेंट्स वाला, प्रोविजंस कमिटमेंट्स वाला पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया हुआ यार। 8 है, 10 है, 37 है, कौन सा है वो? हाँ सॉरी, FR 2 में ये है ही नहीं, ये हो नहीं सकता। आपने प्रोविजन वाला स्टैंडर्ड पढ़ लिया? प्रोविजन वाला नहीं पढ़ा अभी? अच्छा चलें, बहर मैंने आपको बता दिया इसको, ये जितना समझाना था मैंने समझा दिया। ये चीज़ समझ आ गई है। अब इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं है। अभी से क्या आएगा? 30 जून को डिस्क्लोजर आएगा कि एंटिटी की कमिटमेंट है या एंट्री ने गारंटी ली हुई है। समझ गए? याद रहेगा। यहाँ एक केस चल रहा है, अभी उस केस का फैसला नहीं हुआ, फेवरेबल या अनफेवरेबल। तो हम वो उसका डिस्क्लोजर देते हैं कि कंपनी का केस चल रहा है फलाने डिपार्टमेंट के साथ, या लेबर कोर्ट में केस चल रहा है, या फलानी अथॉरिटी के साथ केस चल रहा है। इसका फ्यूचर में जो आउटकम है वो फ्यूचर के इवेंट्स पर डिपेंड करता है, जो अभी हमें नहीं पता क्या है। ठीक है। और फिर जब ये अगेंस्ट हो जाए, अगर ये अगेंस्ट हो जाए तो फिर यहाँ से निकल के, कंटीजेंसी से निकल के किस में आ जाता है? पेबल से। तो पेबल बन गई ना, अगेंस्ट हो गया। अच्छा, अगर फेवर में हो जाए तो फिर ये बस ओमिट हो जाता है, इसकी कोई इम्प्लीकेशन नहीं, केस फेवर में हो गया। ठीक है, फॉलो करेंगे मेरी बात? मैं जल्दी जल्दी स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ, कुछ अगर नहीं भी पढ़ा हुआ आपने। तो जब हमने बैंक को कंफर्मेशन भिजवानी है ना, तो हमने सिर्फ बैलेंस शीट में जो बैंक के बैलेंस आ रहे हैं ना, बैलेंस शीट बैंक, सिर्फ इसको कंफर्म नहीं करना, हमने किसी को कंफर्म करना है, इसको भी, LC को भी, क्रेडिट को भी, बाकी प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको भी। ठीक है, याद रहेगा, पक्की बात है। तो 2 टर्म नहीं हमने पढ़ ली, एक तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम और एक ऑन बैलेंस शीट आइटम। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हाँ, हमारे पता नहीं क्यों जनरल नॉलेज बच्चों का बहुत वीक है, फजूल नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है। वो फेसबुक वाला, यूट्यूब वाला, वो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन जो रेलेवेंट जो होना चाहिए वो वीक है। ऑन बैलेंस शीट, ऑफ बैलेंस शीट बड़े सादे से वर्ड हैं, लेकिन वो स्टूडेंट आया मेरे पास कि सर ये ऑन बैलेंस शीट, ऑफ बैलेंस शीट क्या होता है? तो मैं कहा मैंने नहीं पढ़ाई, तो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग के टीचर को पढ़ाना चाहिए। और मैं अंडरस्टैंड, मैं इसको लेता हूँ कि बच्चों को आता हुआ है ये तो ठीक है, लेकिन वो इतनी बेसिक चीज़ भी नहीं आ रही थी। ठीक है, तो इसलिए एहतियातन जिसको आता है उसकी रिपीट हो गए, रिवाइज हो गए, जिसको नहीं आता उसको उसने लर्न कर लिया है कि बैलेंस शीट में 2 तरह की आइटम होती हैं, ऑन बैलेंस शीट, ऑफ बैलेंस शीट। कोई काउंटिंग एंट्री नहीं, जस्ट एक डिस्क्लोजर होती है। और ये आप कोशिश करें ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं गेड़े जो में कहानी तो नहीं सुनाई जा रहा, किसी कंपनी के अकाउंट डाउनलोड कर लें, स्टार केमिकल के डाउनलोड कर लें, क्रेसेंट के कर लें, कोहिनूर के कर लें, मिलर ट्रैक्टर के कर लें, MCB कर लें, देखें उनको कंटिन्यूसली में नोट्स आ रहे हैं। ठीक हो गया? जो मैं बातें करता हूँ ना उसको टेस्ट डिटेल कर लिया करें। ठीक है, समझ गए जी? अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि
कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो टिपिकली हम कवर करते हैं? 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, एरियाज कवर्ड बाय बैंक कंफर्मेशन। क्या आपकी बुक में से 159 पेज पे कुछ 5 लिखे हुए हैं, ये मजे के नहीं लिखे हुए थे हमने, ठीक है ठीक है जी। सबसे पहले बात है ऑन बैलेंस शीट पे, ऑन बैलेंस शीट, ये सिर्फ मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है, सिर्फ कि ऑन बैलेंस शीट के। अच्छा, ऑन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उससे कि जितने बैंक अकाउंट्स हैं ना, बैंक सारे बताए हुए। हो सकता है एक बैंक में कंपनी के 3 अकाउंट्स हो सकता है एक से ज़्यादा अकाउंट, कंपनी अगर सिर्फ 2 बताए हो, तीसरा बताएंगे ना, तो हम बैंक से क्या रिक्वेस्ट करते हैं? सारे। क्या बताओ हमें? ठीक है, तो ये बैंक इन्फॉर्मेशन वह चीज़ है जिसमें कंप्लीटनेस भी हम पूछ लेते हैं क्लाइंट से और बैंक से, समझ गए? हम जब ऑडिट करते हैं एसेट्स का तो हम कंप्लीटनेस भी चेक करते हैं ना, तो बाकी में तो हम और प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे कंफर्मेशन से आप कंप्लीटनेस सजेशन ही पूछ लेते हैं। आप क्या कहते हैं? सारे अकाउंट बताओ हमें। हो सकता है एक ब्रांच में 3 अकाउंट्स में कंपनी से 2 बताया आपको, तीसरा बताया ही ना हो, ठीक है। इंक्लूडिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंक्लूडिंग वो अकाउंट्स जो ड्यूरिंग द ईयर ओपन हुए और ड्यूरिंग द ईयर ही क्लोज हो गए। कई दफ़ा मैनेजमेंट की कोशिश करती है कि ऑडिटर आएगा साल बाद, वो बैंक कंफर्म में भिजवाएगा, बैलेंस कंफर्म करेगा, फिर चले जाएगा, फिर अगले साल आएगा, फिर तो हम ऐसे एक स्कीम लगाते हैं कि इनके जाने के बाद अकाउंट को ओपन करते हैं और इनके आने से पहले बंद कर देंगे, ताकि ना ओपनिंग में आए ना क्लोजिंग में आए, हमारा अकाउंट ड्यूरिंग घूम के बंद भी हो जाए, उसमें हम अपनी हैंकी बैंकिंग कर लें, उसमें रिसीट्स लगवाएं, बाहर निकलवाएं और उसको आगे पीछे करते हैं, ऑडिटर को बताने लगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट से क्या रिक्वेस्ट करते हैं? सारे अकाउंट बताओ, इंक्लूडिंग वो अकाउंट जो ड्यूरिंग द ईयर ओपन हुए, ड्यूरिंग द ईयर, समझ गए? दूसरा, जितने अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस बताएं, उसमें बताएंगे करंट में कितना पड़ा है, डिपॉजिट में कितना है, सेविंग में कितना है। इसका भी डिस्क्लोजर देना ना हमने, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। आज आपने जो अकाउंट डाउनलोड करने हैं ना किसी भी कंपनी, इंटरलूप के कर दीजिएगा, देखें कैश एंड बैंक में क्या डिस्क्लोजर दिया हुआ है उसमें, पढ़े आपके लिए अकाउंट्स हैं, किसी के लिए नहीं है। इंटरलूप वाले सिर्फ आप लोगों के अकाउंट में आते हैं कि बच्चों ने कैफ पास करना है, चलो ये हम अकाउंट बना देते हैं। सारा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ऑडिटर, वो सारे आपके लिए हैं, कोई और उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। स्टार केमिकल वालों ने अकाउंट बना के वेबसाइट पे रखी आपके लिए कि आप उसे पढ़ लें, डिस्क्लोजर देख लें, समझ लें, पेपर पास करना आसान हो जाए। हम ही घर से कसमें खा के निकलते हैं कि हमने नहीं पढ़ने, ठीक है, हमने टीचर की बात नहीं माननी। जो टीचर की नहीं मानता या माँ बाप की नहीं मानता, उसे ज़माना सिखाता है, ज़माना तल्ख तरीके से सिखाता है, ठीक है। तो बेहतर था कि हम बड़ों की बात, आपको अकाउंटिंग में भी फ़ायदा होगा, ऑडिटिंग में फ़ायदा होगा। अकाउंटिंग में क्या है कि क्वेश्चन आ गया अकाउंटिंग में कर लेंगे, ऑडिटिंग में क्या है कि उसने आपको सिनेरियो देके क्या चीज़ की प्रेजेंटेशन चेक कर दें। प्रेजेंटेशन अगर आपकी फरिश्तों को भी ना आती हुई तो कैसे चेक करेंगे? सिर्फ दुआएं करने से पास नहीं होना। ये हमारा सूफियाना सिस्टम है कि जी वो चिल्ले काट लें, ये कर लें, वो कर लें, फरिश्ते मदद को आ जाएंगे, जी ये हो जाएगा, जी वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हमारी हरकतें नहीं फरिश्तों को लाने वाली, ठीक है। तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो उसके लिए कोशिश करके हिम्मत करना, ठीक है। और ये कोई आपको ना स्पून फीड नहीं कर सकता प्रोफेशनल बच्चे को, उसने खुद ही करना है, ठीक है। कोई टीचर नहीं आएगा कि आपको आपकी स्क्रीन खोले, आपका पास पेन कोड लगाए और वो आपको खोल के समझे ये देखो, ये आंखें फाड़ के खोल के देख लो ज़रा इसको, ये ऐसे किया हुआ, कोई नहीं करेगा ऐसे, आप ही नहीं करना, ठीक है।
अच्छा ये क्लियर हो गया, दोनों चीज़ें ठीक है। तीसरा, अगर करंट में तो मसला नहीं है, डिपॉजिट में और सेविंग में मार्कअप कितना अर्न किया होगा ना मार्कअप अर्न? बोले यार, क्यों नहीं बोलते? मार्कअप अर्न किया होगा ना? पक्की बात है, ठीक है। सेविंग में भी मार्कअप होगा, डिपॉजिट में भी मार्कअप होगा, तो वो कितना मार्कअप है? और मार्कअप कंपनी में कहाँ आ रहा होगा? अदर इनकम में, वो भी। और देखिए अब असल में बैंक कंफर्म में भिजवा रहे हैं, कंफर्म क्या कर रहे हैं? बैंक बैलेंस। ये बैलेंस शीट में कहाँ आ रहा होता है? यहाँ पे बैंक बैलेंस। और प्रॉफिट लॉस में क्या आ रहा होगा? अदर इनकम, वो भी वेरीफाई हो गया। अच्छा, फिर आपने जब प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देनी है तो आपने डिस्क्लोजर देना है कि इसका इफेक्टिव रेट क्या है मार्कअप का। इफेक्टिव वो बैंक से कंफर्म करें किस रेट पे तुमने इनको मार्कअप दिया। समझ गए? अच्छा, कई दफ़ा क्या होता है, आपके डिपार्टमेंट से लिटिगेशन चल रही होती है, डिपार्टमेंट से लिटिगेशन चल रही होती है, डिपार्टमेंट कोई टैक्स वाले या नैब वाले या कोई आपके खिलाफ एग्रेसिव मेजर लेके, कोर्सिव मेजर लेके आपके अकाउंट ब्लॉक कर देता है या फ्रीज कर देता है या उसको अटैच कर देता है। ठीक है, अगर कोई ऐसी अटैचमेंट है या ऐसा कोई अकाउंट फ्रीज हुआ है तो बैंक आपसे क्या हमें डिस्प्ले बताओ कि कोई ऐसी अटैचमेंट या कोई फ्रीज किया हुआ अकाउंट को, या उस पर कोई इनकम्बरेंस है या उस पर कोई बार है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, कंपनी में डिस्प्ले देते हैं कि नियाग्रा मिल का अकाउंट बैलेंस, बैंक में इतने बैलेंसेस पड़े हुए हैं। और से मेरी बात सुन लें, बैंक में इतने बैलेंसेस पड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से ये अकाउंट फ्रीज हैं, इस कंपनी यूज़ नहीं कर सकती अनटिल द कोई चीज़ सेटल हो जाए तो। ठीक है, इस जितनी हम पढ़ रहे हैं सारी बातें बुक में नहीं लिखी हुई, पेपर में आई हुई हैं। ठीक है, आपकी बीइंग एन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई आप अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते तो उसका डिस्क्लोजर दें, ताकि लोग ये ना समझे कि इनके अकाउंट में 750 मिलियन पड़ा हुआ। अकाउंट में पड़ा कितना है? 750 मिलियन, 1 रुपया उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ डिस्क्लोजर देते हैं हम कि देखिए 750 मिलियन जो है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इस वजह से। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो होगी डेबिट साइड की बातें। अगर आपका बैंक में डेबिट बैलेंस है, कई दफ़ा आपने बैंक से रिवर्स लोन लिया होता है, तो फिर जितने भी लोन्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, लीजेस हैं, वो भी उनसे पूछें। जब भी लोन आएगा 5 चीज़ें पूछनी है उससे रिलेटेड, लोन से रिलेटेड 5 चीज़ें, लोन से रिलेटेड 5 चीज़ें, 5 चीज़ें प्रेजेंट करनी है अकाउंट्स में, वो 5 हम बैंक से पूछते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं ऑन बैलेंस शीट आइटम्स पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको एसेट साइड की बताई चीज़ें, कोई मसला आता है। उसके बाद मैंने कहा बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज जो आ रही है ना, तो जितने लोन्स हैं, लीज है, किसी तरह की फंडेड फैसिलिटी है, वो बैंक से पूछें कितनी है, अमाउंट कितनी है, अमाउंट। ठीक है, इस लोन का पर्पस क्या है, इसकी रीपेमेंट कैसे होगी, इंस्टॉलमेंट जो भी होती हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट सिक्योरिटीज क्या है और इसका मार्कअप क्या है, और कितना मार्कअप पे हो गया है और कितना अक्रूड है। सारी बातें पढ़ी हुई हैं आपने और सारी लॉजिकल है। क्लियर है जी?
मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं चाहूँ